कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि इसकी इकॉनमी बेसिक टर्म्स ऑफ इकॉनमी और हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ये पढ़ चुके हैं। फिर प्लानिंग कमीशन पढ़ा है, उसके बेसिक फीचर्स पढ़े हैं और फंक्शंस पढ़े हैं, रोल पढ़े हैं इन इंडियन डेवलपमेंट। तो ये सब कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे। अब एलिमेंट्स क्या, जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका योगदान कुछ ना कुछ होता है। वो कौन कौन से तत्व ऐसे होते हैं, तो वो हम लोग आज देखेंगे। तो इंडिया की टर्म में बात करें तो इंडिया में सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट आएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों आएगा? क्योंकि एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट 70% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली का मतलब हो गया फार्मिंग। जो लोग जैसे किसान हैं, फार्मर फार्मिंग कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहा है, वीट, पल्सेस, ये सब चीज़ उसमें ग्रो कर रहा है। ये तो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या हुआ? अब जो इसमें जो है जो एक फार्मिंग में क्या क्या की चीज़ इनपुट होती है, क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है। पहली चीज़ वाटर या तो ग्राउंड हो या फिर कैनाल के थ्रू आता हो। दूसरा होता है फर्टिलाइज़र। तीसरा होता है सीड्स। और चौथा होता है इक्विपमेंट, मशीनरी। अब जो ग्राउंड वाटर के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। अब जो कैनाल के लिए क्या होगा कि वहाँ पे हाइड्रो पावर लगाना पड़ेगा या डैम में बनाना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र के लिए इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी एक। सीड्स के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। मशीनरी के लिए इंजीनियर्स जरूरत पड़ेंगे और रिसर्च जरूरत पड़ेगा। इसमें भी प्रोडक्शन जरूरत पड़ेगा, इंडस्ट्री। तो देखो कि इनडायरेक्टली पूरा एक इंडस्ट्रियल सेटअप जो है फार्मिंग के पीछे है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए लोग जरूरत पड़ेंगे, डैम बनाने के लोग जरूरत पड़ेंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में लोग बनाने के लोग जरूरत पड़ेंगे। एक बहुत बड़ा सरकार का, गवर्नमेंट का कैपिटल मनी जरूरत पड़ेगा। सीड्स रिसर्च, जैसे कि बनाने रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन से सीड्स अच्छे हैं, कौन से सीड्स अच्छे नहीं हैं। उसके बाद मशीन, जैसे ट्रैक्टर हो गया, उसमें टिलिंग मशीन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स यूज़ होती हैं। तो वो सब बेस्ट मशीन कौन सी है वो सब बनाने के लिए भी एम्प्लॉय जरूरत पड़ेंगे, मैन पावर जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो कि इसमें कितना लोग जरूरत पड़ रहा है। तो इसीलिए जो है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, उसमें 70% जो एक लंच है पॉपुलेशन का वो किस में यूज़ हो रहा है? एग्रीकल्चर में। तो अब जो है एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो अगर 70% ऑफ पॉपुलेशन का डेवलपमेंट अगर नहीं होता है तो पूरी इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट विशेष स्पेशल अटेंशन पे करती है एग्रीकल्चर पे कि इसका डेवलपमेंट हो। इसका डेवलपमेंट होगा तो डायरेक्टली जो लोग अटैच हैं, जो इनडायरेक्टली लोग अटैच हैं, सभी का जो है डेवलपमेंट होगा। आगे समझ में? तो इसीलिए जो फर्स्ट जो बना था 5 ईयर प्लान, उसमें सबसे पहला एग्रीकल्चर को ही एम्फेसिस किया गया था। वेरियस स्कीम चलाई गई थी उसमें। तो ये जो होता है, अब जैसे इसमें आया कि जैसे 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन, 2/3 66%, 70% हुआ जो इसमें है लगी हुई है। और ये जो ये होता है, कहते हैं एग्रीकल्चर होता है, ये रॉ मटेरियल भी देता है। जैसे कि इसमें जो एग्रीकल्चर, तो ये इनपुट वाली चीज़ हुई कि क्या क्या जरूरत पड़ रहा है। अब एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? देखो, कॉटन हो रही है, ग्रेन्स हो रहे हैं, पल्सेस है, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं। अब इन सब से देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये हो गया। अब कॉटन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का वो भी निकलता है। तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ से भी कनेक्टेड है।
इंडस्ट्री कई सारी। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो देती है कि पूरा एक चेन बनी हुई है, एग्रीकल्चर से लिंक्ड एक चेन है कि उसमें जो है अगर कहीं से चेन अगर ब्रेक हो गई, एग्रीकल्चर ही जो स्टार्ट होती चेन एग्रीकल्चर से स्टार्ट होती है, अगर ब्रेक हो गई तो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस बंद हो जाएगी। इसलिए एग्रीकल्चर जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एंड मोस्टली फॉर इंडिया। तो ये हो गया। अब इसमें जो है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फार्मर्स विद बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटीज, मॉडर्न मशीनरी। और अब गवर्नमेंट क्या चाहेगी, अच्छे से अच्छे सीड्स दें, अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर दें, जिससे कि मैक्सिमम प्रोड्यूस हो। जैसे कि जहाँ पे एक फार्म है, एक खेत है, उसमें मान लो कि 2 टन ऑफ गेन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर जो है विद मॉडर्न मशीनरी, विद बेटर सीड्स, विद गुड फर्टिलाइजर्स, अगर ये 4 टन ग्रेन्स प्रोड्यूस होने लगे तो इसकी इनकम बढ़ेगी, फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले 2 टन जो ग्रेन वो बेचता था, उसको जो इनकम होती है अब 4 टन, उतने में ही 4 टन वो बेचेगा, उसमें डबल इनकम हो जाएगी। दूसरी चीज़, अब जो 2 टन जो अब वो ग्रेन्स जो देता था मार्केट में, उससे लोग 10 लोग का पेट भरता था, अब 4 टन से 20 लोग का पेट भरेगा। तो अब ये क्या हो गया कि इससे वो एग्रीकल्चर इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि इससे लोगों का पेट भी भरता है और इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए मोर एंड मोर ग्रेन्स चाहिए होंगे। और वो कैसे आएंगे, जब तक हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे ग्रेन्स का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करेंगे, तब तक जो है हम लोग कैसे फीड कर पाएंगे। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर। और दूसरा क्या है कि अगर जैसे कि अब जब मान लो कि इसकी इंडिया में जो पॉपुलेशन उसकी नीड है, कुछ नीड है, मतलब कि मान लो कि 10 यूनिट्स नीड है ग्रेन्स की, ये इतना और प्रोड्यूस होता है, मान लो कि 15 यूनिट्स ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है, उसमें 10 यूनिट्स तो इंडिया में ही खर्च हो गया, बाकी 5 यूनिट्स जो बचा वो क्या हुआ, वो अब इंडिया रख दिया तो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्री में भेजता है, तो दूसरे कंट्री में भेजता है तो क्या होता है कि उससे जो है उसको पैसा मिलता है। पैसा किसमें, मैंने कल बताया था कि ये पिछले वीडियो में कि ये जो भी इंटरनेशनल जो वो होता है, ट्रेड होता है, वो डॉलर के टर्म में होता है, यूएस डॉलर के टर्म में। तो यूएस डॉलर आता है इंडिया में, और इस तरीके से अब जो जितना ज़्यादा यूएस डॉलर होता है किसी भी कंट्री के पास, इसको फॉरेन रिजर्व कहते हैं, उतना ज़्यादा कंट्री स्ट्रांग होता है, उसकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होती है। तो इससे फॉरेन रिजर्व भी बढ़ता है अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे। तो अब देखो कितना एक चेन ऑफ साइकिल है कि क्यों एग्रीकल्चर पे इंडियन गवर्नमेंट इतना एम्फेसिस क्यों करती है, इसका डेवलपमेंट क्यों नेसेसरी है। अब इसमें फार्मर को क्या चाहिए होता है, ये भी देखना पड़ेगा। फार्मर के पर्सपेक्टिव तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में, कंट्री के पर्सपेक्टिव में, और फार्मर्स के पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा फार्मर्स को क्या चाहिए होता है। फार्मर्स को क्या चाहिए होता है, फार्मर्स को एक बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स चाहिए होते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स मतलब कि इसको जैसे कि हाई, ज़्यादा अच्छा, जैसे कि अगर कोई बेकार क्वालिटी का सीड है तो उसमें पेड़ हुआ और छोटे छोटे गेहूँ हुए, छोटे छोटे अनाज हुआ, कुछ भी हुआ बेकार क्वालिटी का, मतलब फ्रूट्स हुए, तो उसकी कोई ज़्यादा मार्केट वैल्यू भी नहीं होगी। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी ऑफ सीड चाहिए होगा फार्मर्स को। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, जैसे ग्राउंड वाटर के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, या फिर कैनाल सिस्टम चाहिए होगा, कैनाल से इरिगेशन वाला कैनाल सिस्टम चाहिए होगा, वहाँ तक उसके खेत के आसपास कहीं कैनाल भी होती जाती है जिससे पानी आ सके। अब उसको पावर सप्लाई चाहिए होगी ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, उसको फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए होंगे ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। और अगर मान लो कि ये इसको ये भी जो है जो किसान है, फार्मर है, ये सब इसमें पैसे इन्वेस्ट होते हैं। जैसे कि सीड्स लेगा तो फ्री में थोड़ा ना लेगा, ये सीड्स में खरीदेगा मार्केट से। अब जो फर्टिलाइजर लेगा ये भी फ्री में, ये भी खरीदेगा। तो इन सब चीज़ों के इरिगेशन के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए
फार्मर्स के पास पैसे नहीं है अगर, तो उसको गवर्नमेंट से लोन भी लेना होगा। अब लोन लेना होगा तो भी वो कैंसिल, जैसे जो हम लोग या सब लोग लोन लेते हैं नॉर्मल लोग, तो उससे कंसेशनल रेट्स पे लोन चाहिए होगा, जिससे कि आसानी से ले सके, क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं अधिकतर, तो उन लोगों को लोन सस्ते दामों में मिल सके, लोन चाहिए होगा। और अगर मान लो कि नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट हो गया, तो वहाँ पे सूखा पड़ गया, उसने सीड उसने बोए, अनाज बोया या कुछ बोया और वो निकल नहीं पाया, पानी नहीं पहुँच पाया, सूखा पड़ गया, तो उस केस में एक रिस्क कवर चाहिए हो, कि उसने तो पैसे लगा दिए, अब उसका जो भी था पैसे लगा दिए, लेकिन उसमें तो अनाज नहीं हुआ, तो बेचेगा नहीं, तो उसके पैसे कैसे आएंगे। तो एक रिस्क कवर ये हो कि हाँ की गवर्नमेंट एक गारंटी ले कि हाँ जो है, अगर आपके पास ये ऐसी सिचुएशन में नेचुरल कैलेमिटीज़ के गॉड का जो कोई वो होता है कैलेमिटी, उस सिचुएशन में वो कुछ उसको पैसे दे सके, कि अगर मतलब एक यूनिट अगर खेत जो है वो उसमें खेती की थी वो बर्बाद हुई, तो उसमें यूनिट के हिसाब से वो पैसा दे सके। तो ये सब चाहिए होगा, तो फार्मर्स की नीड होती है। अब जो है जो 5 ईयर प्लान बनाए गए थे वो इसीलिए बनाए गए थे, जैसे फर्स्ट 5 ईयर में किया गया था कि उसमें जो है एम्फेसिस किया गया था, तो 5 ईयर प्लान बनाए गए इसलिए बनाए गए थे कि उसमें जो है ये सब चीज़ों को देखें, फार्मर्स की नीड और कंट्री की नीड को देखें, उसको एक लेवल पे ला पाएँ। और एक लेवल पे ला पाएँ मतलब कि फार्मर्स की नीड को देखते हुए एक नेशनल नीड तक पहुँचा जा सके, कि जैसे नेशनल नीड क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फार्मर नीड क्या है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। तो इस तरीके से कई सारे प्लान बनाए गए, कई सारे प्रोग्राम जनरेट किए गए, कई सारे प्लान जो रूरल एरियाज में किसानों के लिए बनाए गए, जैसे कि वाटर सप्लाई प्रोग्राम हुआ, रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हो गया, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम हो गया। ये सब प्रोग्राम बनाए गए जो किसानों के लिए थे, जैसे कि नेशनल फूड फॉर सप्लाई, जैसे मनरेगा आपने सुना होगा, उस टाइप का नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था। वाटरशेड डेवलपमेंट, जैसे कि क्या होता है कि जो इरिगेशन के लिए पानी जो चाहिए होता है वो वहाँ तक पहुँचे, किस तरीके से पहुँचे, वाटरशेड डेवलपमेंट मतलब कि वहाँ तक पानी पहुँचने के लिए क्या क्या किस तरीके से कैनाल खोदी जाए, किस तरीके से बनाई जाए, ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में था। तो इस टाइप से कई सारे प्रोग्राम बनाए गए। तो इससे क्या हुआ कि देखा भी गया कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें कंट्री ने एग्रीकल्चर में काफ़ी ग्रो किया, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान काफ़ी सक्सेसफुल प्लान था, उसमें कंट्री ने ग्रो किया था, उसकी जीडीपी भी काफ़ी बड़ी थी। अब आते हैं जो है दूसरा एलिमेंट होता है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो होता है इंडस्ट्री। अब इसीलिए जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था कि हैवी इंडस्ट्रीज़ पे जो है वो फोकस किया गया था। हैवी जैसे उसमें क्या कहते ज़्यादा मैक्सिमम रैपिड जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगें और हैवी इंडस्ट्री लगें। हैवी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोल इंडस्ट्रीज़ हो गई, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ हो गई, जिससे जहाँ से पेट्रोल रिफाइनरी बनता है वो इंडस्ट्री होगी, स्टील इंडस्ट्रीज़ होगी। तो ये सब इस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया, और इसमें क्या हुआ कि और बहुत सारी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश भी की, जैसे तुमने जैसे सुना होगा भिलाई स्टील प्लांट, या फिर कई सारे ऐसे प्लांट हुए जो उस समय राउरकेला में प्लांट है। तो जैसे कई सारे प्लांट लगाए गए उसी समय की बात है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लगाए गए। उसके बाद जो क्या हुआ कि अगला जो है आता है थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, उसमें क्या किया गया, उसमें जो है यही इन्हीं इंडस्ट्रीज़ का, हैवी इंडस्ट्रीज़ का, बेसिक इंडस्ट्रीज़ का एक्सपेंशन किया गया। एक्सपेंशन मतलब कि अब जैसे कि पहले एक इंडस्ट्री थी, अब उसके आसपास इंडस्ट्री लगाई गई, और जहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई गई। तो ये हैवी इंडस्ट्रीज और जो बेसिक इंडस्ट्रीज उसका एक्सपेंशन की बहुत, मतलब इंडिया में पहले एक थी वो कई लगाई गई। ये थर्ड 5 ईयर में किया गया, लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस समय 1962 और 1965 में चाइना वार 1962 में हुआ और 1965 में पाकिस्तान वार हुआ। इसमें क्या है कि 5 ईयर प्लान जो जितना भी इसके लिए जो मनी चाहिए होता है, तो मनी पूरा स्पेंड हो गया, वार में स्पेंड हो गया, इसलिए वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ये रहा।
अब जो आता है इसमें देखो फिर लिखा होगा कि like steel fuel power, but because of our conflict with China and Pakistan, the approach of the plan was shifted to defense and development. तो इसलिए वो 5 प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि सारा जो है मनी चैनलाइज हो गया, वॉर में खर्च हो गया पैसा। अब जो होता है कि इसी तरीके से कई प्लान आए, 4-5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान आया जो मेनली एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और पावर्टी एलिविएशन पे फोकस होते रहे कि पावर्टी हटाना है और इन सबको डेवलप करना है। अब आते हैं 1990, इसी तरीके से चलते रहे और आते हैं 1991 में। 1991 में जो है हम लोग के वो थे, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। तो उस समय कहते हैं इंडिया की सिचुएशन बहुत मतलब अच्छी नहीं थी और उस समय वर्ल्ड को एक ग्लोबलाइज होने की ज़रूरत थी क्योंकि वर्ल्ड में क्या, जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री थे वो क्या होते थे, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था और वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रही थी। अब इसलिए 1991 में क्या किया गया, रिफॉर्म लाया कि अपनी जो इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म किया जाए जिससे कि इंडस्ट्री में जो इंडिया में ग्रोथ हो, कि ग्रोथ बड़ी धीमे हो रही थी, डेवलपमेंट बहुत धीमा हुआ था, डेवलपमेंट हो बहुत ही फास्ट पेज में हो, बहुत फास्ट स्पीड में हो। तो इसलिए क्या क्या लाया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाएगी 1991 में। उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था कि इसमें जो है 3 चीज़ें लगी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो, इसमें क्या किया गया कि जो पहले क्या होता था, कोई भी काम करना है किसी को उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल था कि हर चीज़ में गवर्नमेंट कंट्रोल, तुम्हें इतना जैसे किसी को इंडस्ट्री को पेन इतना पेन बना सकते हैं, इससे ज़्यादा पेन 40 पेन बना सकते, इससे ज़्यादा पेन नहीं बना सकते, तुम इतना पैसा खर्च सकते, इतना नहीं कर सकते। इसमें इस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन था पहले 1991 से पहले। तो इससे क्या था, बहुत सारे हर्डल्स आ रहे थे डेवलपमेंट में किसी भी इंडस्ट्री के। तो इसलिए क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि चलो ऐसा करते हैं कि इस लाइसेंस सिस्टम को थोड़ा सा लीनिएट करते हैं। जैसे कि पहले हर चीज़ में लाइसेंस, अब इतना लाइसेंस लगाएंगे, बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में लाइसेंस लगाएंगे, हल्के फुल्के कहीं जरूरत होगी वहाँ लाइसेंस लगाएंगे। तो एक तरीके लाइसेंस चार्ज को ख़त्म कर दिया, लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। दूसरा क्या किया, प्राइवेट, पहले क्या था सारी इंडस्ट्री, स्टील वाली, भिलाई, राउरकेला, सब दुर्गापुर, ये सब दुर्गापुर में थे, ये सब स्टील प्लांट जो थे सब गवर्नमेंट के थे। तो अब और सब सारी जो इंडस्ट्री थी सब गवर्नमेंट की थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, मैं अब जो है गवर्नमेंट जो है सभी इंडस्ट्रीज में जो है इन्वॉल्व नहीं होगी, कुछ इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होगी, बाकी प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो अब इसमें आ सकती हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा सकती हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रीज होने लगी हैं प्राइवेटाइजेशन के कारण। इसका ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि ग्लोबलाइज होना मतलब क्या होता है कि कंट्री जैसे ये है तो उसमें जो भी ओनर होता है किसी कंपनी का, वो भी यहीं का होता है, जो खरीदता है, जो वहाँ प्रोडक्ट बनता है वो भी इसी का होता है, कहते हैं इसी कंट्री का होता है, और गवर्नमेंट भी यहीं होती है। तो इसे कहते हैं सब यहीं सामान बिकता है और जो सर्विस होती है वो सब बनती है यहीं बिकती है, मतलब कि बाहर इस कंट्री से बाहर नहीं जाती। ग्लोबलाइजेशन से मतलब क्या होता है कि फॉरेन जो प्लेयर्स होते हैं वो भी अब पार्टिसिपेट करने लगते हैं, कि जो फॉरेन मतलब कोई इंडस्ट्री है वो भी इंडिया में अपना जो है इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकती है। जैसे कि अमेजन हो गया, पहले अमेजन अगर 1991 से होता तो अमेजन होता ही नहीं, कि यूएस की कंपनी है तो यूएस आने ही नहीं दिया जाता। लेकिन अब 1991 के कारण, जो ग्लोबलाइजेशन के कारण, ये कंपनी जो है आई फॉरेन वालों को यहाँ पे अलाउ किया गया, फॉरेन ओनर्स को, फॉरेन कंपनी ओनर्स को अलाउ किया अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए अलाउ किया गया। अमेजन सर्विस देती है, जैसे कि अब मर्सिडीज़ का नाम सुना होगा, ये जर्मन कंपनी है, तो ये पहले नहीं थी, ये प्राइवेटाइजेशन कारण आई। तो ये सब चीज़ पहले क्या था कि मारुति एक थी कंपनी जो इंडिया की थी, एम्बेसडर थी, 2 कार थे, आप देखते हैं हुंडई है,
ये सब क्या है, ये कोरियन कंपनी है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के कारण ही जो है इंडिया में और डेवलपमेंट ने बहुत ज़्यादा तीव्र गति पकड़ ली। ठीक है, तो इस तरीके से जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, उसने क्या किया कि लाइसेंस राज खत्म किया, मोर प्राइवेट इंडस्ट्रीज हुई, लेस गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हुई, और फॉरेन कॉर्पोरेट जो वर्ड था उसको अलाउ किया टू जो है अपने इंडिया में तो इस्टेब्लिश इंडस्ट्री। इससे क्या हुआ कि पहले आपके पास मान लीजिए कि किसी भी सिचुएशन आपके पास एक आप मारुति की कार ही ले सकते थे, अब आपके पास हुंडई भी कार है, उसके आपके पास ये टाटा की तो इंडियन चलो है, फिर फोर्ड की कार है। तो इस टाइप से आपके पास ऑप्शंस हो गया। आप जो है मतलब मारुति कार 4 लाख की है, ये 3 लाख की मिले, 3.5 लाख की, तो आप सेम रेंज में आप 3 लाख ले सकते हो। तो एक तरीके से एक जो कंज्यूमर्स जैसे हम लोग हैं उनको क्या किया, उनको एक कम्पिटिटिव मार्केट दिया जिससे कि हम लोग अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे सकें, जिससे कि इन लोगों में कंपटीशन हो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ बना सकें। जैसे कि मान लो कोई कुछ बनाता है, मतलब एक मिठाई वाला है, मिठाई बनाता है, वहाँ पे और कोई मिठाई वाला है ही नहीं, तो कैसी मिठाई बनाएगा, आप लोगों को खरीदनी ही होगी। लेकिन अगर जहाँ पे 4 मिठाई वाले हैं और वो मिठाई बनाते हैं, ख़राब मिठाई बनाते हैं, तो उसकी कोई मिठाई नहीं लेगा, अच्छी मिठाई लेगा जाके, तो वो भी कोशिश करेगा अच्छी मिठाई ले, जिससे कि सब लोग हमारे पास से लें। तो इसलिए जब ज़्यादा कंपनियां होती हैं, बाहर कंपनियां होती जब आती हैं, तो आपस में कंपटीशन होता है अच्छी चीज़ देने के लिए, जिससे कि जो खरीदने वाले होते हैं उनको फ़ायदा होता है कि उनको जो है अच्छी चीज़ मिल सकें। तो इस तरीके से और डेवलपमेंट भी होता है, लोग अच्छी चीज़ खरीदते हैं, जो ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं। तो ये होता है, कहते हैं कि इसके LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कारण ये हुआ। तो द न्यू रिफॉर्म्स वर एम टू रीस्ट्रक्चरिंग द इकोनॉमी एंड प्रिपेयर इट फॉर ग्लोबल कंपटीशन। जैसे मैं बताया कंपटीशन ग्लोबली जो है कम्पीट कर सकता है। Due to restructuring, Indian economy has undergone major change and now viewed as major economic power in Asia along with China and Japan. अब इंडिया जो है, अब इस जो NEP 1991 के कारण, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के कारण जो है इंडिया जो है अब इस समय 2022 में GDP उसकी जो है 5th लार्जेस्ट हो गई है। पहली जो है USA, चाइना, जापान, जर्मनी, फिर इंडिया है। उसने UK, फ्रांस सबको पीछे छोड़ दिया है इसके कारण, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, अब अगला एलिमेंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, जो ये पहले बात एलिमेंट मैंने बताया, तो अगला एलिमेंट जो है जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में, तो इंडिया सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगला एलिमेंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। होता क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर? बेसिकली होता है कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ जो यहाँ के लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, किसी भी कंट्री के लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है, कंट्री के या फिर किसी कम्युनिटी के लिए या फिर किसी कुछ सोसाइटी के लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बेस होता है किसी चीज़ जगह के डेवलपमेंट का। जैसे अब क्या हुआ कि एक ये है गांव है, वो बाकी शहर ये है, तो कहीं अगर इसके बीच में रोड नहीं होगी तो लोग जो है शहर नहीं जा पाएंगे, तो ये डेवलपमेंट यहाँ पे बाहर से लोग चीज़ें आ नहीं पाएंगी, तो ये लोग बिल्कुल किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होंगे, तो लोग डेवलप हो नहीं पाएंगे। तो डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे रोड होनी चाहिए, यहाँ पे लोग आने लगेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे चलो यहाँ पे एक मार्केट बनाते हैं, मार्केट बनाएंगे तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर कहेंगे चलो यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि लोग बीमार होंगे, लोग दवाई जरूरत पड़ेगा, तो लोग हेल्थ के लिए केयर के लिए जरूरत पड़ेगा। अब तीसरी चीज़ है, जब यहाँ पे जब ये मार्केट बन गई, हेल्थ केयर सेंटर बन गया, अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए हमें बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, स्कूल हो गया। तो ये इस तरीके से बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो
यहाँ के लोगों को सर्व की जा रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जगह कितनी डेवलप है। जैसे तुमने देखा होगा कि यहाँ पे अगर किसी गांव का देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो गांव डिलिपेटेड मकान होते हैं, बड़े जर्जर से पुराने से मिट्टी से मकान होते हैं, कच्चा हाउस होते हैं। लेकिन अगर आप बड़े सिटी में जाएंगे तो वहाँ पक्का हाउस होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं। तो पता चलता है हाँ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लगता है कि हाँ यहाँ ये ज़्यादा डेवलप है, ये कम डेवलप है। कैसे पता चलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। वहाँ पे हॉस्टल्स होंगे, अच्छे कॉलेजेस होंगे, अच्छे स्कूल्स होंगे, पार्क होगा, बसेस होंगी आने जाने के लिए, सिटी बस अब तो चलती हैं, मेट्रो चलती है सिटी के अंदर। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो किसी जगह के लोगों को सर्व की जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फैसिलिटीज़ लाइक ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, बैंक को ले जो होती है, एनर्जी एक्सेट्रा फॉर्म द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए नेशन। इट इंक्लूड्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर also, which refers to the government measures towards facilities of education, health care, community development, etc. ठीक है। अगला एलिमेंट, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसी में ही आते हैं, ये एलिमेंट आते हैं। हाईवे हो गया, जैसे तो मैंने बताया ना रोड्स, तो इस तरीके से हाईवे आते हैं। तो ये भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। तो इसमें अलग से बताया गया है, तो हम अलग से बताएंगे यहाँ पे हाईवे। तो इंडिया में जो हाईवे होता है, बेसिकली इंडिया में 3 तरह की रोड्स को कहते हैं। इंडिया में 3 तरह के 4 टाइप्स ऑफ रोड्स हैं। एक तो है नेशनल हाईवे, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट टेकन केयर करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो इस रोड्स का डेवलपमेंट का, इसका बनाने का पूरा जिम्मा इसका होता है। फिर दूसरा है स्टेट हाईवे, ये स्टेट गवर्नमेंट इसको टेकन केयर करती है, इसको बनाने के जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इसके कई टूटी जो बनाते हैं, इसको स्टेट हाईवे होता है। जैसे कि अब बात करें कि जैसे कि जीटी रोड है, नेशनल हाईवे में आती है, नेशनल हाईवे 24, ठीक है। और 2 सिटी को कनेक्टेड वाली रोड, जैसे कि बात करें लखनऊ से कोई छोटे सिटी को कनेक्ट कर रही है रोड, लखनऊ बाराबंकी या फिर इस टाइप की रोड जो होती हैं, या फिर जो छोटे शहर को कनेक्ट करने वाली रोड जो होती हैं स्टेट हाईवे होती हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट टेकन केयर करती है। तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कैसी होती हैं? ये जो होती हैं ये बेसिकली ये भी स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ये और या म्यूनिसिपल भी देखती है। जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो होता है, जैसे कि लखनऊ का है, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का जो हेडक्वार्टर, उसमें जो अंदर अंदर रोड्स गई हुई हैं, तो उसको जो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं। तीसरी होती है विलेज रोड्स, विलेज या फिर रूरल रोड्स। ये विलेज, कोई विलेज है उसको मेन रोड से, स्टेट की रोड से या फिर जो है नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने के लिए रोड की होती है, उसे कहते हैं रूरल रोड्स। ये एक पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक योजना लगाई थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना। उसके अंतर्गत ये रोड जो है बनाई जाती है, जिससे कि ये पहले तो ये रोड, पहले विलेज जो थे कनेक्टेड होते ही नहीं थे बिल्कुल। उसके जब से ये योजना चली तब से विलेज जो है कनेक्टेड, काफ़ी विलेज का डेवलपमेंट, जो कि रोड सबसे पहले जब कनेक्ट नहीं होंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, जैसे बताया था। तो जब विलेज को कनेक्ट कर दिया गया रोड से, तो यहाँ डेवलपमेंट होने लगा। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है उन्होंने चलाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, तब से जो है ये विलेजों का रूरल डेवलपमेंट बहुत फास्ट फेज में हुआ है, क्योंकि ये इसको कनेक्ट कर किया गया है। तो अब पहली चीज़ हमें जानना चाहिए कि किसी जगह का, कोई जगह है आइसोलेटेड है बिल्कुल, वो उसका डेवलपमेंट अगर करना है तो पहले वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए मेन सेंटर से। जैसे किसी आप हाईवे से कनेक्ट कर देंगे तो फिर वो लखनऊ तक जा सकेगा, दूसरी जगह से जा सकेगा, दूसरे हेडक्वार्टर जा सकेगा। अगर कनेक्टेड ही नहीं होगा तो कैसे जाएगा, वो डेवलपमेंट होगा ही नहीं वहाँ का। तो सबसे पहली चीज़ होती है किसी जगह को डेवलप करने के लिए क्या होती है, ये होती है रोड, होती है रोड कनेक्ट करना चाहिए। अब नेशनल हाईवे में और भी अब चीज़ आने लगी हैं। जैसे नेशनल हाईवे में आता है कि उसमें आप क्या करते हैं कि
अब कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं कि गोल्डन कोऑर्डिनेटर वाला वो बनाया गया है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर बनाया गया है इंडिया में, कि जिससे कि अच्छी कनेक्टिविटी हो सके। मैं एक मैप बना रहा हूँ इंडिया का, ऐसे ही गंदा सा बन रहा है, लेकिन समझाने के बना रहा हूँ, किसी आपको समझ में आ जाएगा। गोल्डन कोऑर्डिनेटर बनाया गया, एक रोड कनेक्टेड, एक रोड 4 लेन रोड बनाई गई है, दिल्ली टू मुंबई टू कलकत्ता टू चेन्नई। अब यही दिल्ली है, ये यहाँ पे मुंबई इधर है, ये नहीं है, दिल्ली टू मुंबई, ये मुंबई है, ये कोलकाता है, ये चेन्नई। ये गोल्डन कॉरिडोर बनाया गया है। इससे क्या रोड की कनेक्टिविटी, अब इस बीच में सिटीज़ पड़ रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी और बढ़ गई। इसी तरीके से अब एक जो ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इसने इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने इसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था हाईवे का ही, इसने शुरू किया था ये नॉर्थ साउथ ये क्या हो गया इसमें, हाँ, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये सिलचर से पोरबंदर तक जाता है और यहाँ पे श्रीनगर से ये कन्याकुमारी तक जाता है। ये कॉरिडोर ये भी कनेक्टिविटी दे रहा है। ये क्या कॉरिडोर क्या है कि इसमें क्या है कि यहाँ से रोड चलेगी सिलचर तक जाएगी और यहाँ श्रीनगर चलेगी कन्याकुमारी तक जाएगी। और ये जो रोड है यहाँ पे झांसी पे मिलती हैं कि दोनों रोड, तो ये भी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। ऐसे ही जो है एक ये सब रोड कौन देखता है, जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर और जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखती है। अब इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1960 में फॉर्म किया गया था। क्या था, यहाँ पे तो सब कनेक्टिविटी हो रही थी खूब बढ़िया सी, लेकिन जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी हो ही नहीं रही थी। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसका काम क्या है कि बॉर्डर के पास जितना भी रोड का डेवलपमेंट है, रोड बनाना है, कैसे बनाना है, वो उसको बनाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, इसके अलग से क्यों फॉर्म किया गया, पहले वो क्वेश्चन ये आना चाहिए। अलग से इसलिए फॉर्म किया कि जो यहाँ का टेरेन है, जो यहाँ का पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपनी जगह पे रोड बनाना बिल्कुल प्लेन एरिया, रोड जल्दी फटाफट बन गई, और जहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहाँ पे रोड बनाना बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो उसके लिए अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसमें एक रिसर्च होती है कि इसमें कैसे बनाया गया, इस टेरेन पे कैसे बनाया जाए। कोई पथरीला ट्रेन आ गया, वहाँ कैसे बनाया, कोई यहाँ पे एक बड़ा सा वो आ गया, कहते हैं ग्लेशियर आ गया, वहाँ कैसे बनाया जाए, कहीं पे एक रिवर आ गया, वहाँ कैसे बनाया जाए। तो इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है 1960 में। वो टेकन केयर करता है बॉर्डर के पास जितने भी रोड्स हैं, वो देखता है। तो इस तरीके से जो है इसमें आपको नेशनल हाईवे और जो है समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती हैं। अब इसके बाद आता है, ये हाईवे का हो गया। अब इसमें 4 तरीके, तो समझ में आया कि 4 तरीके के जो है रोड्स होते हैं। एक तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिर बाद में दूसरा क्या हुआ कि रूरल रोड्स। अब देखो इसमें लिखा है कि जो गोल्डन कॉरिडोर वो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली को कनेक्ट करता है। फिर इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जो 1960 में फॉर्म हुआ था, जो बॉर्डर के पास का जितना भी जो है रोड से उसको टेकन केयर करता है। अब इसके बाद अगला इंफ्रास्ट्रक्चर आता है रेलवे। और रेलवे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इवन जो ब्रिटिशर्स मानते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट के पीछे जो राज है रेलवेज़ का है। तो वो कहते हैं कि अगर रेलवे हम न लाते, मतलब ब्रिटिशर्स न लाते, तो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होता। ऐसा है क्या? वन ऑफ द रीजन ऑफ डेवलपमेंट जो है रेलवे है, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली रीजन ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब रेलवे के जो है कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये बड़ी इसकी एक हिस्टोरिकल उसका एक वो है। क्या होता था कि जो इंडिया में जो मिनरल्स थे, इंडिया मिनरल्स, जैसे इंडिया ये है, ये मान लीजिए इंडिया है, उसमें मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एरिया में पाए जाते हैं यहाँ पे। तो अब ब्रिटिशर्स को क्या करना था कि मिनरल्स जो, और इंग्लैंड यहाँ पे था, बहुत दूर था, तो उनको यहाँ से यहाँ ले जाने पड़ते थे, वो बड़ा टाइम लगता था। तो उनका कि ऐसा कोई चीज़ बनाई जाए जिससे कि यहाँ के मिनरल्स यहाँ पे कांडला पोर्ट तक होता था, कांडला पोर्ट तक लाया जाए, कराची पोर्ट होता था, कराची पोर्ट तक लाया जाए, फिर वहाँ से शिप के थ्रू जो है पहुँचा दिया जाए
ब्रिटेन इंग्लैंड मिनरल्स, जो वहाँ पे से आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, पहुँचा दिया जाए। तो उसके लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे लाया। रेलवे कब आई? 1853 में। किसके उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी गवर्नर जनरल थे। किसके, कहाँ से कहाँ फर्स्ट रेलवे जो बनाई गई, कहाँ से कहाँ? यहाँ पे बॉम्बे है, यहाँ पे थाने है। तो बॉम्बे से थाने के बीच रेलवे बनाई गई। उसके बाद फिर वो डीप तक बनाई गई, जिससे कि वो सारे मिनरल्स आ सकें, तो इसलिए बनाई गई थी। बेसिकली वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाई गई थी, ब्रिटिश ने बनाई थी, वो बनाई थी अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ उससे। तो रेलवे का हिस्ट्री ये है। और ये जो इसका नेटवर्क आज के दिन इतना बड़ा है कि ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। जैसे कि रेल ट्रैक्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो है एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और शायद जो वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट है नेटवर्क है ये रेलवे का, इंडिया का जो है। और रेलवे जो है, रेलवे में सबसे वर्ल्ड के, इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। किसी भी, जैसे कोई गवर्नमेंट, जो रेलवे गवर्नमेंट एंटिटी है ना, तो किसी गवर्नमेंट एंटिटी में जो वर्ल्ड में रेलवे ऐसा है, इंडियन रेलवे ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। तो लार्जेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद लार्जेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये है रेलवे का। अब रेलवे में भी जो होते हैं, दो तरह के रेलवेज होती हैं, एक पैसेंजर रेल्स और एक फ्राइट रेल्स। तो क्या होता है, पैसेंजर से जो इसमें आप लोग बैठ के जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, वो पैसेंजर होता है। फ्राइट रेल्स क्या होता है, जिसको मालगाड़ी कहते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है, उसको जो रेलवे है, उसको जो प्रॉफिट होता है वो पैसेंजर गाड़ी से नहीं होता है, वो फ्राइट गाड़ियों से होता है। क्योंकि वो किसी कंपनी, किसी इंडस्ट्री का माल लेके आता है और यहाँ पहुँचाता है करके, उसका जो है किराया लेता है। और जैसे कोई अगर वो ट्रक से जाए, बस से जाए, तो महंगा पड़ता है, तो इसलिए रेल से सस्ता पड़ता है। तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, साथ में ये जो है इनका माल भी सस्ते में पहुंच जाता है किसी भी कंपनी का। तो इसलिए जो है ये फ्राइट जो होता है वो मालगाड़ियों से ज़्यादा फ़ायदा होता है इनको, गवर्नमेंट को। अब जो है ये जो है इंडिया के जो, अब तुम देखा था आप लोगों ने कि बिल्कुल रिमोट एरिया, जहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ से लाने के लिए कोल, आयरन ओर लाने के लिए रेल बनाई गई थी। तो आप समझ सकते हैं कितना ये इवन रिमोटेस्ट एरिया में भी ये पहुँच सकता है, रेलवे पहुँचा हुआ है इस समय कंडीशन ये है। अभी कुछ रूट्स होते हैं, अब इंडिया में जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इंडिया में रेल्स भी बहुत हैं। अब उसमें क्या है कि जो इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि रेल पे जो है यहाँ पे लोड बहुत है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो इवन जो बिहार से जो यूपी वाला जो रेल ट्रैक है, उसमें 400% जो है मतलब कि 100 लोग मान लो एक ट्रेन में आते हैं, तो उसमें 400 लोग भर के चलते हैं। इतना ज़्यादा जो है उसमें ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है यहाँ इस रूट पे। और अब इसमें क्या हुआ है कि अभी कुछ लास्ट की कुछ सरकारों में क्या हुआ है कि इसीलिए जो इस ट्रेन को, इस जो लोड पड़ रहा है, इसको हटाने के लिए क्या किया गया है कि इसमें जो है जो फ्राइट कॉरिडोर, जैसे क्या देखा कि अपने आप पैसेंजर गाड़ी, ट्रेन जा रही है, बीच में फ्राइट गाड़ी आई तो उसको रोक दिया गया। अब यहाँ पे फ्राइट गाड़ी को निकलने दिया गया। अब इससे डिले होता है, तभी डिले हो गया ना ये 10-15 मिनट इस तरीके से। अब लॉन्ग जर्नी में तो 10-10 मिनट मिला के 4 आवर्स 5 आवर्स हो जाते हैं। इसीलिए देखा होगा कि कभी का ट्रेन जो होती है 5 आवर्स 10 आवर्स लेट होती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करी, एक फ्राइट जो है, जो फ्राइट रेल ट्रैक अलग से बना रही है। उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है और बन रहा है। दिल्ली मुंबई फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वो शायद बन के तैयार हो जाएगा 2024 तक तैयार हो जाएगा। तो दिल्ली से मुंबई तक कोई भी ट्रेन जाएगी तो उसमें फ़्लाइट अलग से ट्रैक होगा, उसमें इस पर कोई मतलब नहीं होगा। इससे जो पैसेंजर गाड़ियाँ उससे कोई उसमें वो नहीं करेगी, इसमें लोड नहीं डालेगी, ठीक है। अब जो रेल जो है, अब रेल अगर ऑपरेट करनी है तो इसके लिए जो है इसके लिए बनाने के लिए तो ना, कि रेल कौन बनाता है, तो रेल इंजन होता है। इस रेल में क्या होता है, इंजन होता है, ट्रैक होता है,
और कोचेज़ होते हैं। तो इंजन के लिए, इंजन में कहाँ बनता है, मडुआ एक वाराणसी में जगह है, वहाँ पे बनता है इंजन, बनारस में जगह है। एक चित्तरंजन एक जगह है, बंगाल में शायद है, वहाँ पे बनता है इंजन। अब इंजन को कहते हैं लोकोमोटिव। लोकोमोटिव उसे कहते हैं जो डीजल इंजन होता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक से चलने लगा है, तो डीजल इंजन जो होता है उसको लोकोमोटिव कहते हैं। कहाँ बनता है, वाराणसी में बनता है। और कहाँ बनता है, चित्तरंजन में। कोचेस कहाँ बनते हैं, रेल के पीछे पीछे कोचेस होते हैं, कहाँ बनते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, पेरम्बूर में जो है बनते हैं, ये कोच बनते हैं। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। और दूसरा कोच कहाँ बनते हैं, कपूरथला में बनते हैं, कपूरथला पंजाब में बनते हैं। ठीक है। अब जो ये रेलवे के ऑपरेशन की और इन सब, रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इन सब रेलवे की ये जो जिम्मेदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो रेलवे बोर्ड की होती है। रेलवे बोर्ड जो होता है वो सब किसी का नियुक्त करना है, किसी को पोस्टिंग देनी है, और कोई चीज़ खरीदना है, कोई चीज़ बेचना है, तो ये सब चीज़ रेलवे बोर्ड करता है। अब रेलवे बोर्ड भी जो होता है कहीं जो है जोन में डिवाइड होता है, जैसे कि सेंट्रल रेलवे बोर्ड, नॉर्थ रेलवे बोर्ड, तो इस टाइप जोन में हो गया। तो इस टाइप से 16 जोन है इंडिया में। इंडिया में 16 जोन है, जिसमें जो है ये रेलवे बोर्ड डिवाइड जो इस वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। अगला इस तरीके से एलिमेंट आता है, उसको कहते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जो है वो भी वन ऑफ द फैक्टर है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो है एक तरीके से वो भी एक इनकम जनरेटर है। तो इंडिया में इस समय पहले तो जेट एयरवेज था, इस समय जेट एयरवेज इसमें आपको लिखा हुआ है, सारी पुरानी बुक है, तो इसलिए ये इस समय है नहीं, जेट एयरवेज नहीं है। दूसरा एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ये जो है टाटा ने टेक ओवर कर लिया। तो इस समय गवर्नमेंट की कोई भी एंटिटी जो है नहीं रह गई है, सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो है इसमें जो एयरपोर्ट्स को जो एयर पैसेंजर जो ट्रैफिक उसमें टेकन केयर कर रहे हैं। एयरपोर्ट जो होता है, इसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक एयरपोर्ट है और एक प्लेन है। तो एयरपोर्ट को कौन देखता है, गवर्नमेंट भी देखती है और प्राइवेट प्लेयर भी देखते हैं। इस समय मोस्ट ऑफ द चीज़ जो एयरपोर्ट है प्राइवेट प्लेयर ही देख रहे हैं, मोस्टली अडानी देख रहे हैं, अडानी ग्रुप देख रहा है, अंबानी भी देख रहे हैं। अब जो जैसे दिल्ली वाला शायद अंबानी के पास है, मुंबई वाला अडानी के पास है, और जो एयरप्लेन्स हैं ये ये भी प्राइवेट प्लेयर समय देख रहे हैं, जैसे कि हो गया इंडिगो हो गया, जेट एयरवेज था पहले, अब इस विस्तारा है, तो ये सब भी प्राइवेट प्लेयर देख रहे हैं। तो इस समय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया जो है टाटा ने खरीद लिया है। तो इस समय वो भी जो है जो प्लेन्स हैं वो भी प्राइवेट प्लेयर्स ही देख रहे हैं, प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो ही देख रही हैं इसको, प्लेन्स को भी। अब बेसिकली क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक हेलीकॉप्टर होता है, एक होता है प्लेन्स होते हैं, और एक होता है पैसेंजर प्लेन्स होते हैं, और एक होता है ये क्या कहते हैं, ड्रोन्स होते हैं। ये सब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट में, उनके अंतर्गत आता है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है भी इसमें कुछ रेगुलेशंस आती है, कुछ रूल्स बनाती है इनके लिए। तो बेसिकली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्न होती हैं तीनों चीज़ें। आया समझ में? चलो अगला हम आते हैं। इसके बाद अगला एलिमेंट आएगा, इसके बाद पोर्ट्स आता है अगला एलिमेंट। पोर्ट्स, अब एयरपोर्ट की बात हो गई तो पोर्ट्स की बात भी होनी चाहिए। पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये अब पोर्ट की ज़रूरत क्या है, जैसे कि अपने इंडिया जो है, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोस्टल एरिया है। इस पे यहाँ पे कांडला पोर्ट है, यहाँ पे पोरबंदर है, यहाँ पे JNPT है, यहाँ पे नवी मुंबई है, यहाँ पे मैंगलोर है, यहाँ पे टूटिकोरिन पोर्ट है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे मछलीपट्टनम, यहाँ विशाखापट्टनम, यहाँ पारादीप है, यहाँ पे
इसका जो है पारादीप इधर ऊपर है, यहाँ पे इसका है कोलकाता का जो नियरेस्ट पोर्ट है ये है। तो इस तरीके से ये पोर्ट इंडिया में बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, और किसी भी ट्रांसपोर्ट, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी कॉस्ट जो होती है, उसमें सबसे कम कॉस्ट जो होती है वो होती है थ्रू वाटरवेज। हमेशा वाटरवेज जो होता है सबसे सस्ता होता है। तो अब जैसे कि कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है दूसरे कंट्री से, एक्सपोर्ट करनी है, इंडिया से बाहर भेजनी है, इंडिया से अंदर लानी है, तो एयरप्लेन से भेजें या फिर रोड से भेजें। ये सब बहुत, एयरप्लेन वाला बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्टलीस्ट। रोड वाला सेकंड कॉस्टलीस्ट पड़ता है, रेल वाला थर्ड कॉस्टलीस्ट पड़ता है, और जो शिप वाला होता है ये चीपेस्ट वेज होता है किसी चीज़ को लाने में, क्योंकि आपको इसमें पेट्रोल खर्च हो रहा है, इसमें मैन पावर, यहाँ पे इंसान, यहाँ पे मनुष्य लगे हुए, मैन पावर लगी हुई है, उसको वेजेस देने पड़ रहे हैं। तो इन सब में क्या होता है कि ये जो है सबसे सस्ता होता है, इसलिए जो होता है पोर्ट का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें इंडिया में मेनली 12 मेजर पोर्ट हैं, वो जो है ये इंडियन गवर्नमेंट इस समय देख रही है। लेकिन कुछ पोर्ट अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, जैसे अडानी ग्रुप के पास ये सब पोर्ट, कुछ पोर्ट आ गए हैं। भाई बॉम्बे पोर्ट आ गया है, JNPT वाला पोर्ट आ गया है, अडानी ग्रुप के पास आ गए, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, तो वो अब देख रहे हैं पोर्ट को। तो अब जो है इसका डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होना उसी से होना है ना, कि चीपेस्ट वे को हम कोई चीज़ उससे क्यों भेजेंगे जब मैं सस्ता यहाँ पे पड़ रहा है। कोई चीज़ मान लो 2 रुपये की है, अब जो है वो हमने जो है वहाँ से मंगाई, USA से मंगाई, अब फ्लाइट के थ्रू आ रही है, उसमें 1000 रुपीज़ लग गए, तो कोई चीज़ 2 रुपये कितनी होगी, 1002 रुपीज़ की होगी। अब इसमें 2 रुपये की चीज़ हमने भेजी, सी के थ्रू भेजी, 2 रुपये की हुई, 1 रुपये लगा तो 3 रुपीज़ की हुई। USA से मंगाई तो 1 रुपये लगा, 3 रुपीज़ की हुई। तो जब यहाँ पे लोडिंग चार्ज, ये सब चार्जेस कम पड़ रहे हैं, तो हमें इसी से मंगाएंगे ना, उससे क्यों मंगाएंगे। और वो सेम चीज़ 1000 रुपीज़, 2 रुपीज़ की और 3 रुपीज़ की, इसमें सभी लोग इसको क्यों लेंगे, इसको लेंगे ना 3 रुपीज़ की चीज़ को। तो इसीलिए जो है पोर्ट का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जो है ये पोर्ट बनाए गए। अब कुछ इसमें एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लाई थी, सागरमाला प्रोजेक्ट। इसमें क्या था, पोर्ट की चारों, इसको कनेक्टिविटी देनी है, सागरमाला, ये सारे पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं और इसको कनेक्टिविटी देनी, जो यहाँ पे सिटी, जो जैसे विशाखापट्टनम सिटी है, और इसको अंदर तक कनेक्टिविटी देनी है इन पोर्टों को। यहाँ से रोड कनेक्ट की जाएगी, जिससे कि जैसे यहाँ पे ये वाला पारादीप पोर्ट है, पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा है, उड़ीसा में आता है। अब उड़ीसा का जो पारादीप पोर्ट है, इसमें उड़ीसा में आयरन ओर होता है। अब आयरन ओर मान लो कि जापान को भेजना है, तो अंदर से रोड अच्छी कनेक्टिविटी होगी तभी तो आ पाएगा। तो इसलिए सागरमाला प्रोजेक्ट क्या था, वो इसकी कनेक्टिविटी अच्छी बनाना था, इसलिए ये भी सागरमाला प्रोजेक्ट लाया गया था पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। अगला जो है पावर। अब पावर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तुमने देखा कि पावर की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। एक तो होती है इसमें फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, दूसरी कहाँ होती है, इंडस्ट्रीज़ में, तीसरी डोमेस्टिक यूज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनने लगी हैं, ट्रेन वगैरह सब है ट्रांसपोर्टेशन में। तो अब मान लो कि पावर किसी कहीं का पावर, मतलब किसी का पावर जनरेशन ना होता हो किसी कंट्री में, तो इतना फार्मिंग अच्छी हो सकती है, ना इंडस्ट्री वहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, ना घर में लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं या रह सकते हैं, नहीं ट्रांसपोर्टेशन वहाँ का अच्छा हो सकता है। इसलिए पावर बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है इसमें जो है पावर में बेसिकली क्या होते हैं, पावर भी जनरेशन होती है। पावर में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी कई तरीके से होता है, जैसे एक वाटर के थ्रू होता है, पानी के थ्रू होता है, एक होता है कोल के थ्रू होता है, एक होता है एटॉमिक एनर्जी के थ्रू होता है। ठीक है, ये तीन बेसिक मेजर 3 तरीके से हैं। एक विंड भी होता है। तो वाटर से जो नदियाँ होती हैं, तो नदियाँ आ रही हैं तो इसको ब्लॉक करके डैम बना के पानी को ऊपर से गिराया जाता है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। इसलिए इसी के नाम पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, नेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक
हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NHPC। तो ये बेसिकली क्या होता है, इंडिया में जितने भी डैम्स हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो देखता है, ठीक है। इसमें कुछ स्टेट का भी पार्ट होता है, लेकिन जो है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है ये कॉन्करेंट लिस्ट में इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि स्टेट भी उसको देखता है, उस पैसा खर्च करता है उसको बनाने में, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। NHPC सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसी तरीके से कोल को जला के फिर उसमें पानी जो होता है, एक वो होता है बॉयलर होता है, कोल को जलाते हैं, उससे भाप बनाते हैं, भाप से टरबाइन चलती है। तो इसमें क्या होता है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसको ये होता है नेशनल थर्मल पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन होता है, NTPC कहते हैं। ये जितने भी वो हैं इस टाइप के प्लांट हैं जिससे कोयले से बनते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो NTPC देखता है। तीसरा एटॉमिक एनर्जी। ये एटॉमिक एनर्जी बेसिकली BRC NPCL के थ्रू आता है। बाग के अंतर्गत आता है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत आता है। इसका विंड है, विंड के थ्रू होता है। तो विंड में क्या होता है, विंड टर्बाइन लगाई जाती हैं, उससे विंड जो है इसको चलाती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो चार तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेशन किससे है, कोल से है, फिर सेकंड मोस्ट है वाटर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। थर्ड जो है एटॉमिक। अब तीसरा आ गया है ये है सोलर एनर्जी से। तो ये तो इसकी बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। कोल वाटर ये बेसिकली मेजर है, तो इसी से बात करते हैं। तो NHPC क्या देखता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो होता है वाटर के थ्रू बिजली बनती है उसको देखता है, और NTPC किसको देखता है, कोल के थ्रू, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कोल के थ्रू बिजली देखता है। और ये स्टेट भी देखते हैं, स्टेट और सेंट्रल दोनों देखते हैं। NHPC NTPC सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी है, और इस तरीके से बाहर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी है। अब जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होते हैं ये पब्लिक सेक्टर होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। बहुत रेयरली इसमें हम मिलेंगे जो ये वाले NTPC वगैरह जो होता है, शायद इसमें जो है थर्मल पावर में अब स्टेक आने लगे, आ जाएगा उनका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है अभी तक जो है ये गवर्नमेंट एंटिटी पब्लिक सेक्टर है। तो ये हो गया। अब एटॉमिक एनर्जी जो है उससे भी होता है। तो ऐसी इंडिया में एटॉमिक एनर्जी के कुछ प्लांट हैं, कुछ पावर जनरेशन प्लांट हैं जो एटॉमिक एनर्जी के हैं। वो कहाँ पे से, यूपी में नरोड़ा जगह पे है जो बुलंदशहर में शायद आता है, और इसमें ऐसी जगह राजस्थान में है, कर्नाटक में काकरापाड़ा है, और महाराष्ट्र में है, और तमिलनाडु में कुंडकुलम है, और गुजरात में। इस तरीके से ये जो है यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगाए गए, जिससे एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी का जनरेशन होता है। अब बात करते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की। इसका नाम मल्टीपर्पज़ क्यों रखा है, पहली बात है मल्टीपर्पज़ क्यों है ये सोचना पड़ेगा। इसमें कई सारे पर्पस सॉल्व होते हैं, इसलिए मल्टीपर्पज़ होते हैं। पहले बात इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक रिवर है उसको रोक के उसके पानी को इकट्ठा करके, पहले रोकते कैसे, डैम के थ्रू। या कोई पहाड़ी होती, दो पहाड़ी, एक उत्तराखंड में टेहरी में डैम बना है, उसमें दो पहाड़ी ऐसे थी और ऐसे रिवर भागी थी, रिवर आई थी, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक डैम बना दिया दो पहाड़ी के बीच में। तो अब जो है जोड़ दिया इसको, अब यहाँ पे पानी रुक जाता है, फिर ऊपर से इसको गिराते हैं, तो यहाँ पे टरबाइन चलाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। इससे पानी बनाते हैं। इसको मल्टीपर्पज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहली बात पानी को कंट्रोलिंग पावर मिल जाती है मैन को, इससे फ्लड जो होता है उसके चांसेस कम आते हैं। मिनिमाइज द फ्लड, मिटिगेट चांसेस ऑफ फ्लड, इस सॉइल इरोजन कम करता है इससे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करता है, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक बन गया, इसमें तरह तरह की बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी हो गई, फिश हो गई, डक्स हो गई, ये सब
बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करता है, कंजर्वेशन। तीसरा इरिगेशन फैसिलिटीज, अब यहाँ से क्या होता है यहाँ से कैनाल निकाल दी जाती हैं जो क्या करती हैं कि जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ तक पहुँचाती हैं पानी। जैसे भाखड़ा नागल डैम बना था, वहाँ से इंदिरा कैनाल निकाली गई थी। तो जब इंडिया जो है, जैसे ये इंडिया है, इसमें यहाँ राजस्थान है, ये पूरा रेगिस्तान, यहाँ पानी की कमी है, लेकिन जब वो किया गया, जब डैम बनाया गया यहाँ पे पंजाब हिमाचल प्रदेश वाले इस पे, तो क्या हुआ कि यहाँ से कैनाल निकाली गई। तो इससे ये जो यहाँ का जो वो था लैंड था, बिल्कुल पानी की कमी थी, वहाँ पे भी पानी आ गया, जिससे कि वहाँ भी फार्मिंग होने लगी। जैसे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह पड़ता है, इसमें यहाँ भी फार्मिंग होने लगी। अब इसीलिए जो क्या हुआ कि मस्टर्ड, सरसों के प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर 1 पे पहुँच गया, क्योंकि इसी एरिया में जो है वो फार्मिंग होती है मस्टर्ड की। तो इस तरीके से इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। चौथा, बिजली बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो कितना अब मल्टीपर्पज़ हो रहा है, कितने काम आ रहा है ये देखिए। तो इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। अब देखो इसमें एक एग्जांपल देते हैं। दामोदर वैली प्रोजेक्ट था। दामोदर रिवर पहले कही जाती थी, आपने पढ़ा होगा, सौरो ऑफ बंगाल, लेकिन दामोदर वैली प्रोजेक्ट इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था। वो बना, उसमें क्या हुआ कि उसके बाद इतने वहाँ पे फ्लड लाइक कंडीशन बिल्कुल सॉल्व हो गई, वहाँ फ्लड आना ही बंद हो गया। ठीक है, तो इसको इसलिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। अब जो अगला, अब ऐसे इसमें देखो कि इसमें दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, चेक फ्लड, सॉइल इरोजन, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एफॉरेस्टेशन, नेविगेशन, फिशिंग। अब जैसे कि अब यहाँ पे कैनाल बन गई, जैसे कि ये डैम बना, यहाँ से कैनाल निकाल दी गई ऐसे, तो वहाँ पे नेविगेट भी कर सकते हैं, शिप भी चल सकती हैं, छोटी नाव बोट्स वगैरह चल सकती हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो पंजाब और उसमें है, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे हरिके बैराज एक वो है, एक हरिके नाम है एक झील का, हरिके बैराज, जिसमें बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तरह तरह के प्राणी और पेड़ पाए जाते हैं। इसलिए इसमें है इंडिया की मेन लिस्ट में हॉट जो बायोडाइवर्सिटी रीजन में इसका नाम है। दूसरा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट इंडिया का फर्स्ट है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में। हीराकुड डैम महानदी रिवर पे उड़ीसा में है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक में, बहुत बड़ी रिवर है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर पे है। रिहन प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। चंबल प्रोजेक्ट ये मध्य प्रदेश राजस्थान में है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट ये मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र में बिल्कुल न्यूएस्ट है, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। अगला जो ये वाला है, इसमें बेसिकली जो ये वाला है, यहाँ पे होना चाहिए हेल्थ केयर हेडिंग होनी चाहिए। एक ये अलग, ये जो है अगला जो है एक एलिमेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि अब क्यों बनाया गया हेल्थ केयर को इकोनॉमिक एक एलिमेंट, क्योंकि अगर हेल्थ केयर नहीं होगा तो लोग बीमार पड़ेंगे, तो सही नहीं हो पाएंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि काम नहीं करेंगे तो कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इंडिया वहाँ का इकॉनमी नहीं बनेगी, कोई चीज़ बिकेगी नहीं, तो इकॉनमी नहीं जनरेट होगी, तो वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असल में हेल्थ केयर के लिए क्या होता है कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, हॉस्पिटल से बेड होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, मेडिकल सेंटर्स होने चाहिए, हर एक लेवल पे होना चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इंडिया में बेसिकली 3 टीयर सिस्टम है, 3 लेवल पे हैं मेडिकल फैसिलिटीज़। एक तो है प्राइमरी लेवल, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। प्राइमरी लेवल पे क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये गांव में पाए जाते हैं, बेसिकली रूरल एरिया में पाए जाते, बनाए गए हैं। इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर होता है या फिर नर्स होती है जो छोटे फर्स्ट एड टाइप की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, हल्का सा बुखार आ गया उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, टेकन केयर करती है, उसमें मेडिसिन वगैरह होती देती है, और जो मेडिसिन है तो बाहर से लिखती है। ये PSC होता है। दूसरा CSC होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये उससे बड़ी चीज़, जैसे थोड़ी बड़ी बीमारी हैं या फिर डिलीवरी वगैरह होना है, तो ये सब यहाँ पे देखी जाती है। ये PSC उससे बड़े स्तर पे होता है, ये बेसिकली एक तहसील स्तर पे होती है। तीसरा जो होता है, तहसील कहेंगे, ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे होती है।
तीसरा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, अपने यहाँ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे टर्शियरी पे, यहाँ बड़ी बड़ी हर एक डॉक्टर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ बेड भी होता है, एडमिट भी, यहाँ पे एडमिट होने का नहीं होता है, यहाँ पे एडमिट भी हो सकते हैं, बेड भी होता है, बड़ी बड़ी बीमारी होती है, ऑपरेशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो ये टर्शियरी लेवल पे। तो इंडिया में 3 लेवल सिस्टम है मेडिकल फैसिलिटीज़ का, हेल्थ के फैसिलिटीज़ का। अब ये किसी भी कंट्री का हेल्थ, कितना अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, ये कैसे जानेंगे? इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो इंडिकेटर होते हैं जिसमें लिखा हुआ है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डेथ रेट। तो ये सब इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, जो आगे उसके, इसलिए उसके बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंट्री जो है आगे अच्छा काम करेगा, अच्छी इकॉनमी इसकी होगी कि नहीं होगी। जैसे कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु, जो कितने बच्चों में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ये पर था, एक अगर बच्चों ने जन्म लिया उसमें कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो ये अगर कम है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अगर कम है तो अच्छी बात है। तो इंडिया का जो 1950 में 134 था, फिर 63 हो गया है 2002 में। इस समय से 2022 में ये 28 से 32 के बीच में, 31 के बीच में है, शायद 30 शायद है, 30 है। तो देखिए कम हो जा रहा है। तो इस समय इंडिया, अब इससे बता सकते हो कि इंडिया इकोनॉमी की डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले 30, अब अभी 30 है, फिर 64, कितना 63 था 2002 में, अब उससे पहले 134 था, हाफ होता चला गया। अब बात करें कि दूसरा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो होता है, वो जो बच्चा जन्म लेता है तो उसकी उम्र कितनी हो सकती है, वो कब मरेगा, इसकी कितनी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो इस समय वो ऑलमोस्ट 70 चल रही है। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंस में जब हुआ था तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 या 30 से 40 के बीच में थी, इससे 70 है। तो ये बढ़नी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी बात है। अब जो जन्म हुआ 40 साल बाद मर रहा है, एक जन्म हुआ 70 साल बाद मर रहा है, तो कंट्री अच्छी हुई यहाँ पे 40 साल बाद मर रहा है, कि जो कंट्री अच्छी हुई यहाँ पे 70 साल बाद मर रहा है। और जापान जैसी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85, 86 है, वो ज़्यादा अच्छा वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम, ज़्यादा डेवलप कंट्री है। ठीक है। इसके बाद आता है कि डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है कि किसी भी जो है कंट्री में कितना जो है 1000 पॉपुलेशन पे कितने लोग मरते हैं। तो वो पहले जो है, अब जो है 25 पर 1000 इन 1920 था, अब जो है 8 पर 1000 जो हो चुका है। और इस समय 6 चल रहा है, 6 पर 1000 चल रहा है 2022 में। तो इसका मतलब ये भी जितना कम मर रहे हैं 1000 में, तो अब ये भी अच्छी चीज़, ये भी ग्रो कर रहा है। इससे सारे इंडिकेटर्स क्या बताते हैं, इंडिया ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है। तो ये सब चीज़ फैसिलिटी, तो अब ये समझ में आ गया कि ये इंडिकेटर्स, कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम जान सकते हैं। हेल्थ केयर में भी कई सारे इंडिकेटर्स जिससे जानते हैं वो कंट्री इकोनॉमी की डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही है। अब ये इन्होंने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट और एक्सपेक्टेंसी जो इम्प्रूव कर ली, लेकिन इसके पीछे कुछ ने, इन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ किया हो ना। तो जैसे मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स बनवाए, अच्छी अच्छी दवाएँ दी, अच्छे से डॉक्टर्स अपॉइंट किए, ये हुआ। और साथ में एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया। इम्यूनाइजेशन आपने देखा होगा, उसमें आपको इंजेक्शन लगते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, इंजेक्शन टिटनेस का लगता है, सब इंजेक्शन लगते हैं जिससे कि वो जो भविष्य में बीमारी हो उससे उसको प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए इंजेक्शन लगते हैं। तो ये अब इंडिया में 1985 में चलाया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि जो भी बच्चा होगा सबको टीके लगेंगे। अब वो अब जो और भी बढ़ा गया, उसमें हर 4-5 साल बाद उसमें टीके होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, उसके नंबर बढ़ाए जाते हैं। पहले 2-3 लगते थे, 4-5, फिर बाद में अब तो 10-15 लगते हैं टीके, जन्म से लेकर के
जब बच्चा 5-7-8 साल का नहीं होता है तब तक टीके लगते ही रहते हैं। वो इसलिए लगते हैं कि वो बच्चे के बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। अगला जो वो है एलिमेंट है वो एजुकेशन है। अब एजुकेशन क्यों कैसे कर दिया ये एलिमेंट, अब बताओ एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है ये बैकबोन है इकॉनमी का। अगर आप एजुकेशन से आप इंजीनियर्स नहीं बनाएंगे तो क्या इंडस्ट्री चल पाएगी? कोई चीज़ प्रोड्यूस हो पाएगा? एजुकेशन से डॉक्टर्स नहीं बनाएंगे तो क्या हेल्थ केयर सिस्टम चल पाएगा? एजुकेशन से टीचर्स नहीं बनाएंगे तो क्या इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स बन पाएंगे? एजुकेशन से आप अगर साइंटिस्ट नहीं बनाएंगे तो क्या सीड्स, साइंटिफिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का हो पाएगा? जैसे आप इसरो में जब भेजते हैं ऊपर DRDO में अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, कैसे हो पाएगा? साइंटिस्ट के द्वारा हुआ है। तो इसका मतलब एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है इट इज़ द बैकबोन ऑफ ए इकॉनमी। अब इसीलिए क्या हुआ कि इंडिया जो है जो 1950 के समय इंडिया का लिटरेसी रेट्स ऑलमोस्ट कितना था, 40 के अराउंड था मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा। 18 था, 18 था। अब लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट इस समय 2022 में 1947 में 18 था, इस समय लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 75 पहुँच गया, 75। अब देखो लिटरेसी रेट क्या होता है कि कितने % लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे, मतलब पढ़े साक्षर हैं। तो अब जो है इंडिया का कितना है, 75 है। इसका मतलब कि ये भी एक इंडिकेटर है कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि एजुकेशन जो है एक हर एक लेवल तक पहुँचे। मतलब ऐसा नहीं कि जो गरीब लोग हैं वो लोग बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे क्योंकि प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, वहाँ पे लोग फीस नहीं दे पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया है जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं। इसके थ्रू क्या है कि 2009 इसके थ्रू क्या है कि जो भी बच्चा 6 ईयर से 14 ईयर्स तक का है उसको जो है उसके माँ बाप भी नहीं रोक सकते हैं पढ़ने के लिए। वो अगर माँ बाप रोकते हैं तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। इसलिए बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी, उसका राइट हो गया, उसका हक हो गया, जो कानूनी तौर पे मतलब कोर्ट चला जाए उसको, तब उसको पढ़ाया जाएगा। सरकार पढ़ाएगी और सरकार पढ़ाएगी, फ्री में पढ़ाएगी, फ्री। तो राइट टू एजुकेशन क्या है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, ये देता है। अभी सीरियसनेस देखो सरकार कितना सीरियस है एजुकेशन में कि वो ये एक्ट ला रहा है। इवन पहले जो ये वाला एक्ट था, इसमें DPSP में था, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP एक पार्ट है। उसमें क्या है कि सरकार अगर चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो ये पढ़ाए, चाहे ना पढ़ाए, तो उसमें रखा हुआ था इसको 6 to 14 ईयर्स की एज को पढ़ाने वाला। लेकिन सरकार ने इसको फंडामेंटल राइट बना दिया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये राइट बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया कि इसका बच्चों का अधिकार, 6 से 14 साल के बच्चों का अधिकार हो गया कि बच्चे पढ़ेंगे फ्री में, और ज़रूर पढ़ेंगे, कंपल्सरी में ज़रूरी रूप से पढ़ेंगे। उनको कोई नहीं रोक सकता, ना ही माँ बाप रोक सकते हैं, ना ही कोई पढ़ने से रोक सकता। जैसे तुमने देखा होगा कि बच्चे काम करते हैं दुकानों पे, लेकिन वो अब उनका कहो कि ओनर जो है उसको रोके तो नहीं रोक सकता। अगर बच्चा चाहे तो पुलिस से कहे, पुलिस जो है ओनर को जेल में डाल देगी, इसे रोक नहीं सकता है। इसी तरीके से अब चलाया गया एक प्रोग्राम चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान। इसके तहत क्या है कि एडल्ट एजुकेशन, अब जैसे कि राइट टू एजुकेशन के तहत क्या था कि सबको जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स तक शिक्षा दी जाए। एडल्ट, इसमें क्या किया कि एडल्ट एजुकेशन की बात कही गई कि जो बड़े लोग हैं, जो किस तरीके से साक्षर नहीं हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं, कहते हैं किस तरीके से नहीं साक्षर हो पाए, उनको एजुकेशन दी जाए। वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी गई। इसी तरीके से एक प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट ने,
महिला समाख्या, उसमें क्या किया कि वुमेन, ये देखिए क्या होता है कि अपनी कंट्री में वुमेन की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, बच्चे मेल बच्चे को पढ़ा देते हैं, फीमेल बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। तो महिला समाख्या प्रोग्राम चलाया गया, इसमें जो विमेन और एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया कि वुमेन एजुकेशन दी जाए। तो इस तरीके से वेरियस प्रोग्राम चलाए गए। अब जैसे अब इस समय क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें भी वेरियस प्रोग्राम्स किए गए हैं, बनाए गए हैं, जिसमें क्या है कि जो ये इसका एजुकेशन का प्रोलिफरेशन जो है रूरल एरियाज तक पहुँचे। जैसे इसमें डिस्टेंस एजुकेशन को भी एक पार्ट दिया गया है, और बाकी जो है और भी चीज़ें कहेंगे, जिससे कि एक रिमोट एरिया तक का एजुकेशन की रीच हो। ठीक है, अगला आता है जो एलिमेंट आता है हाउसिंग। हाउसिंग जो है एक वन ऑफ द एलिमेंट है जो किसी भी इकॉनमी के डेवलपमेंट का, ये बेसिकली जो मिनिस्ट्री है रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और हाउसिंग अथॉरिटी होती है वो टेकन केयर करती है। उसमें क्या होता है कि ये हाउसिंग क्या होता है, घर या मकान बना के देता है। जैसे आपने सुना होगा लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA। तो ये सब डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, ये क्या करती हैं कि मकान बनाती हैं किसी एरिया में और अलॉट करती हैं लोगों को, बेचती हैं, ऐसा नहीं कि फ्री में देती हैं, बेचती हैं। और जो है इससे क्या होता है, लोगों को रहने की सुविधा होती है। तो ये भी गवर्नमेंट दे रही है। अब ये इसमें भी कई तरह के मकान होते हैं, कुछ लोअर इनकम वाले होते हैं, कुछ मिडिल इनकम वाले होते हैं, कुछ हाई इनकम वाले होते हैं। मकान के रेट्स अलग अलग होते हैं, मकान का साइज अलग अलग होता है। वो जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग के लिए अप्लाई करता है, और इसमें और ये जो है मकान मिलते हैं उनको है। तो हाउसिंग भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। तो अब जो है अब यहाँ पे अपने छोटे शहर में देखा होगा ये आवास विकास, इसमें क्या होता है, म्यूनिसिपल जो होती है वहाँ का जो म्यूनिसिपल लोकल अथॉरिटी होती है वो इस टाइप के मकान को बनाती है। आपने देखा होगा कांसीराम आवास योजना, उसमें होता है कांसीराम वहाँ पे बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएगी, उसमें लोगों को फ्लैट्स दिए गए रहने के लिए। इस टाइप से हाउसिंग भी जो है गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, जो जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, किसी सिटी का या फिर किसी कंट्री का। अब आपने देखा कि अगर गवर्नमेंट सोशलिस्टिक मिक्स इकॉनमी नहीं रहती गवर्नमेंट की अपनाता, तो क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होते वो अगर हेल्थ केयर में पार्टिसिपेट करते तो पूरा वो प्रॉफिट मेकिंग में रहते, वो फैसिलिटी फ्री में नहीं देख पाते गरीबों को। तो जो गरीब होता वो गरीब रहता। अब ऐसे एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट के पास होता तो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग में रहते हैं, उसमें बड़े घर के बच्चे पढ़ लेते, फिर वो पढ़ के फिर अच्छी वो जॉब पाते, फिर और भी वो पैसा कमाते। और जो गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ पाते वो कुछ नहीं कर पाते, मजदूर रहते, फिर और भी कम पैसा कमाते। तो इसलिए क्या होता है, जो गरीबी और अमीरी का अंतर वो बढ़ता जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने मिक्स पैटर्न ऑफ इकोनॉमी जो है चूज़ की थी, जिससे कि सोशलिस्टिक पैटर्न पे चल सके, जिसमें कि जहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ जो है गवर्नमेंट जो यहाँ के जो लोगों को नागरिक को दे सके, और बाकी प्राइवेट प्लेयर भी मार्केट में हैं, जिससे कि जो है उनको नए नए सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिलते रहें कम्पिटिटिव रेट्स पे। तो और इसमें गवर्नमेंट सक्सेसफुली, आपने देखा कितने इंडिकेटर्स आपको दिखाए कि जिसमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो था वो भी कम हो गया, लिटरेसी रेट बढ़ा। तो हर एक इंडिकेटर पे जो है इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, और आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है इन द वर्ल्ड। और अब तो एशिया में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है आफ्टर चाइना एंड जापान। तो आप देखिए इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया बहुत ही पुअरेस्ट कंट्री था, डेवलपिंग भी नहीं था, अंडर डेवलप्ड कंट्री था। उससे आज डेवलपिंग कंट्री है, बल्कि इमर्जिंग कंट्री है, इमर्जिंग इकॉनमी है। इमर्जिंग इकॉनमी का मतलब होता है कि द इकॉनमी विच इज़ टेंड टू बी डेवलप्ड, जो डेवलप होना जा रहा है उसको कहते हैं इमर्जिंग इकॉनमी। तो यहाँ तक पहुँचा। तो ये था इकॉनमिक डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स जो हमने बताए।
और इस पर कुछ आप लोगों को कुछ पूछना हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।